हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। एसएससी जीडी 2022-23 जीके जीएस यह 10वां सेशन है दोस्तों, जो पिछले वर्षों के क्वेश्चंस पर आधारित है। जो क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए हैं पेपरों में उनकी एमसीक्यू सीरीज है दोस्तों, और इसका टाइम डेली 7 बजे का होता है। दोस्तों, यदि आप केवीएस, सुपरटेट, रेलवे, पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई, यूपीएसआई आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको स्किप मत कीजिएगा। यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, सेशन में आप जुड़ सको और अपनी तैयारी को बेहतर बना सको। दोस्तों, इस सेशन में टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, और वो टॉप 20 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, उनको इसमें क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें 20, और 20 क्वेश्चंस को एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड है एक। नाबार्ड क्या है दोस्तों? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है एक बैंक, ऑप्शन बी एक वित्तीय संस्था, ऑप्शन सी एक बीमा निगम, ऑप्शन डी केंद्रीय सरकार का एक विभाग। तो केंद्र सरकार का एक विभाग है, एक बीमा निगम है, एक वित्तीय संस्था है, या एक बैंक है। नाबार्ड क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। तो नाबार्ड है क्या, बताएंगे दोस्तों इसका आंसर। तो इसकी देखो, नाबार्ड की अगर बात करते हैं तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसकी फुल फॉर्म होती है। और यह है क्या, एक बैंक है, एक वित्तीय संस्था है, एक बीमा निगम है, या केंद्रीय सरकार का एक विभाग है। तो दोस्तों, यह एक वित्तीय संस्था है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है दोस्तों? वित्तीय संस्था है। नाबार्ड क्या है? एक वित्तीय संस्था है। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वह 12 जुलाई, कितने में दोस्तों? 12 जुलाई सन 1982 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1982 को 12 जुलाई में। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वह मुंबई में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है दोस्तों। कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके प्रबंध निदेशक जो हैं दोस्तों, इसके जो प्रबंध निदेशक हैं गोविंदा राजुलू चिंतला। गोविंदा राजुलू चिंतला इसके प्रबंध निदेशक हैं। ये आपको याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म कभी कभी पूछने आ जाती है तो उसको ज़रूर याद रखना दोस्तों। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग मार्क जो होता है किसके मानक की गारंटी है? एग मार्क जो है किसके मानक की गारंटी है? ऑप्शन ए है गुणवत्ता, ऑप्शन बी है माजा, ऑप्शन सी है वजन, ऑप्शन डी है आकार। आप इसका जवाब कमेंट में भी करके दे सकते हैं दोस्तों। जवाब देने का तरीका ये है कि आपने आपने अगर दूसरे क्वेश्चन का जवाब दिया है तो दूसरे क्वेश्चन का आपने ए लिखना है, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बी है तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी है तो सी ऐसे लिखना है, और डी है तो डी ऐसे लिखना है। और आपको हमें कमेंट कर देना है। जो भी आपको नॉलेज है आप उसको कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपके एक बार में या समझ में नहीं आते हैं क्वेश्चंस तो आप इसको रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, बिल्कुल आपकी समझ में आएंगे। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की कि एग मार्क किस मानक की गारंटी है। तो एग मार्क यहाँ पर दोस्तों गुणवत्ता की गारंटी है। अब बात कर लेते हैं एग मार्क की। तो कृषि उत्पादों में गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए एग मार्क का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका जो प्रभावी दिनांक था दोस्तों, 1937 में इसको लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों? 1937 में। और इसको संशोधन हुआ था दोस्तों 1986 में। एग मार्क का जो संशोधन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1986 में। और केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया था दोस्तों, एग मार्क को। तो एग मार्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? कृषि उत्पादों में के गुणवत्ता प्रमाणीकरण होना एग मार्क कहलाता है। और यह एग मार्क गुणवत्ता के लिए ही दिया जाता है दोस्तों। एग मार्क का आप मतलब ये मत समझिएगा कि ये एग मार्क लिखा हुआ है तो ये अंडे के लिए होगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ये गुणवत्ता से रिलेट किया गया है एग मार्क को, कि अगर कोई खाने की चीज़ है वह कितनी गुणवत्तापूर्ण है। अगर जैसे कि आपको कुछ खाना है, कुछ लेना है, और उस पर अगर एग मार्क है तो वह
कुछ कंडीशंस पे वो खरा उतरता है, उसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं एग मार्क के, वह उन रूल्सों का पालन करता है दोस्तों। वह एग मार्क जो गुणवत्ता होती है उसको कुछ गुणवत्ताओं पर वह खरा उतरता है जो एग मार्क के द्वारा दी जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? आपको बताना है दोस्तों किसको कहकर नेपोलियन पुकारा था। ऑप्शंस दे रखे हैं, स्कंदगुप्त को ऑप्शन बी है, चंद्रगुप्त को ऑप्शन सी, ब्रह्मगुप्त को ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। कमेंट आप कर सकते हैं कि इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त और समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे दोस्तों उन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया था और यह चौथे शासक थे गुप्त वंश के दोस्तों। समुद्रगुप्त जो थे जो समुद्रगुप्त जो होता है उसको क्या क्यों नाम ऐसा दिया गया कि समुद्रगुप्त को, तो राजवंश का महानतम राजा समुद्रगुप्त का जो मतलब है राजवंश का महानतम राजा, इसीलिए उनसे समुद्रगुप्त की उपाधि और भारत के नेपोलियन की उपाधि दी गई। और इनके जो पिता थे दोस्तों वह चंद्रगुप्त प्रथम थे और इन्होंने 8 विभिन्न प्रकार के कितने प्रकार के दोस्तों 8 विभिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया था दोस्तों। ये आपको जरूर याद रखना है। और समुद्रगुप्त से रिलेटेड कोई भी अगर एग्जाम होता है तो ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और किसने कहा था दोस्तों, यह वीए स्मिथ ने कहा था। किसने दोस्तों? वीए स्मिथ ने। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो दोस्तों यदि आपने भारत की जो प्रस्तावना है अगर एक भी बार अगर पढ़ी होगी तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आएगा। और आपको ऐसा तो करना चाहिए क्योंकि जिस संविधान से आपका पूरा देश चल रहा है और उस देश में आप रह रहे हो और उसी देश का संविधान की आपने केवल और केवल प्रस्तावना ही नहीं पढ़ी है। आप संविधान तो छोड़िए, अगर आपने प्रस्तावना ही नहीं पढ़ी है तो ऐसा आपका बहुत मेरा तो मानना ये है कि आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए ये प्रस्तावना। और प्रस्तावना कैसे स्टार्ट होती है, कौन से वर्ड हैं, तो वो आपको ज़रूर आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आता है और क्वेश्चन को हल्के में ले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दे रखे हैं एक बार देख लेते हैं। लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता और हम भारत के लोग। तो दोस्तों जो भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें जो भारत को संबोधित किया गया है या भारत के संविधान की प्रस्तावना किन वर्डों से शुरू होती है दोस्तों, वह हम भारत के लोग, हम भारत के लोग इन शब्दों से शुरू होती है दोस्तों। और प्रस्तावना में ही पूरा जो कल्याणकारी राज्य का जो लिखा हुआ है दोस्तों वह सब इसमें आता है। और प्रस्तावना में जो संशोधन किया था वो 42वां संविधान संशोधन था, उसके रिलेटेड उसके थ्रू इसमें कुछ शब्दों को जोड़ा गया था। और वह क्या शब्द थे दोस्तों उसे आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अन्यथा आपको हम नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो दोस्तों भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से कि हम भारत के लोग से भारत के संविधान की प्रस्तावना दोस्तों शुरू होती है। संविधान के बारे में आपको जान लेना चाहिए कि जब संविधान बनकर निर्मित हुआ था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे दोस्तों। कितने थे? 395 आर्टिकल थे और उसमें 22 भाग थे दोस्तों और 8 अनुसूचियां थीं। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और इस संविधान के जो निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आता है, भारत के नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? तो नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से जो कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो सभी विषयों में अनुकूल रहा, सभी वर्षों में प्रतिकूल रहा, केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा, केवल 2 वर्षों में प्रतिकूल रहा। तो नियोजन काल जो था उसकी क्या विशेषता थी और उसका ये कथन एक सत्य है, वह कौन सा कथन है दोस्तों? आपको कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए हमें।
दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा था। जो भारत का जो नियोजन काल था उसमें केवल व्यापार संतुलन की दृष्टि से देखा जाए तो 2 वर्षों में अनुकूल रहा था। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं कि वह 2 वर्ष कौन कौन से थे, तो 2 वर्षों के भी बारे में जान लेना चाहिए आपको। तो 1973 में अनुकूल रहा था, और दूसरा है दोस्तों 1976-77 में अनुकूल रहा था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि नियोजन काल में जो संतुलन रहा था, संतुलन व्यापार की दृष्टि से रहा था, उसके लिए जो कथन सत्य है वह केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा था। और वह वर्ष भी पूछ लेता है कि कौन कौन से वर्षों में अनुकूल रहा था, तो 72-73, 1972-73 और 76-77 में अनुकूल रहा था। ये आपको अच्छे से देख लेना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। और बात ये नहीं है कि एग्जाम्स में आया है कि नहीं आया है, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं, जो भी आपके साथ में डिस्कस किए जा रहे हैं, वह ज़रूर आगे आने वाले एग्जाम्स में आएंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी कि चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था। ऑप्शन है नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में, फरवरी 1857 में। 4 ऑप्शन है दोस्तों, 4 में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। यदि आपने संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, उसको आपने थोड़ा सा भी गंभीरता से पढ़ा होगा दोस्तों, तो इसका आंसर आप एकदम करेक्ट बताएंगे। 1857 में दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई छिड़ी थी, और जिसमें सबसे पहले जो बलिदान दिया था वो मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? मंगल पांडे ने दिया था। और मंगल पांडे को जो फांसी लगाई गई थी दोस्तों, वो बैरकपुर में लगाई गई थी। 34वीं इन्फेंट्री के वो सिपाही थे दोस्तों, ये भी आपको हमेशा माइंड में रखना है। कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के बंगाल रेजिमेंट के वह सिपाही थे। और 8 मई को उन्हें फांसी लगा दी गई थी। 6 मई को उनका कोर्ट मार्शल हुआ था और 8 मई को फांसी लगा दी गई थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है। और ये इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वह जनवरी 1857 में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। और जो पहला जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, वह चर्बी वाले कारतूसों में एक माना जाता है कि जो कारतूस थे वह मुंह से काटने पड़ते थे दोस्तों, और उनमें गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए कारतूस थे, जिससे कि उसमें सीलन नहीं जाती थी। इस वजह से मंगल पांडे और उनकी पूरी बटालियन ने इसका विरोध किया था दोस्तों। तो ये जो एनफील्ड राइफल जो शामिल हुई थी 1857 जनवरी में शामिल हुई थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। ऑप्शंस दे रखे हैं, नई दिल्ली, सूरत, बम्बई, जयपुर। 4 ऑप्शन हैं, ए नई दिल्ली, बी सूरत और सी मुंबई और डी जयपुर। हीरा संस्थान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? आपने अगर पढ़ा है तो आप फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों हीरा संस्थान जो है वह सूरत है, और सूरत में स्थित है। और सूरत कहाँ पर है दोस्तों? सूरत गुजरात में है। और गुजरात की जो राजधानी है दोस्तों गांधीनगर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सूरत की जो राजधानी है वो सूरत जो शहर है गुजरात का शहर है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अब बात कर लेते हैं कोयला की। तो कोयला दोस्तों झारखंड में पाया जाता है, और झारखंड में ही इसका संस्थान है। अब्रक का आंध्र प्रदेश में संस्थान है। हीरा जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ निकलता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किस जगह से निकलता है? तो पन्ना से निकलता है दोस्तों मध्य प्रदेश में हीरा। ये आपको याद रखना है। कोयला कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो झारखंड से निकलता है सबसे ज़्यादा कोयला। और अब्रक की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश से निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हीरा संस्थान है दोस्तों, वह सूरत में है। नेक्स्ट चलते हैं, नायक समिति का संबंध किससे है। ऑप्शंस दे रखे हैं, कुटीर उद्योग से है, लघु उद्योग से है, भारी उद्योग से है, और इनमें से किसी से, सभी से है। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर कि नायक समिति का संबंध किससे है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, नायक समिति का जो संबंध है वह लघु उद्योग से है। किससे है दोस्तों? लघु उद्योग से। और नायक समिति की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1991 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और 1991 में किस उसमें हुई थी?
महीने में, तो 9 दिसंबर को हुई थी दोस्तों। इसका पूरा आपको याद रखना है कि न्यायिक समिति की जो स्थापना हुई थी वह 9 दिसंबर को हुई थी। किसने करवाई थी दोस्तों? यह आरबीआई ने करवाई थी। किसने दोस्तों? आरबीआई ने इसकी स्थापना करवाई थी। इसका गठन जो किया था वो आरबीआई ने किया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो नायक समिति लघु उद्योगों से संबंधित है। और उस समय के जो नायक समिति के जो गठित हुई थी, तो उस समय जो इसके अध्यक्ष थे नायक समिति के दोस्तों, वह आरबीआई के गवर्नर ही थे। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही एक बड़ा सा दे दिया है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन में ही बहुत सारे आंसर छिपे हुए हैं दोस्तों, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो इसमें सुदर्शन जो झील है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, तो सुदर्शन झील का जो निर्माण था दोस्तों किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कहाँ करवाया था? सौराष्ट्र प्रांत में करवाया था। सौराष्ट्र प्रांत में करवाया था दोस्तों। और सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था दोस्तों, तथा जिसकी मरम्मत पहली बार किसने करवाई थी दोस्तों? रुद्रदामन ने करवाई थी। और दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, समुद्रगुप्त ऑप्शन बी है, स्कंदगुप्त ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन डी, कुमारगुप्त प्रथम। चार ऑप्शंस हैं, चार में से आपको एक ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, और उस ऑप्शन को आप कमेंट भी कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बताता हूँ, स्कंदगुप्त इसका करेक्ट आंसर है। तो दूसरी बार जो सुदर्शन झील की जो मरम्मत करवाई थी वह स्कंदगुप्त ने करवाई थी। और यह गुप्त वंश के 8वें शासक थे दोस्तों। स्कंदगुप्त कितने के नंबर के शासक थे? तो 8वें शासक थे दोस्तों, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान में पटना के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश के संस्थापक थे दोस्तों वह श्री गुप्त थे। कौन थे दोस्तों? श्री गुप्त। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों वह श्री गुप्त थे, ये भी आपको याद रखना है। और स्कंदगुप्त ने जो दोस्तों एक और कारनामा करवाया था, वह विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया था, ये आपको हमेशा लर्न रखना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? कौन सा ऐसा विधेयक है उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, साधारण विधेयक ऑप्शन बी है, गैर सरकारी विधेयक ऑप्शन सी है, धन विधेयक ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति किसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है धन विधेयक। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति जो वर्तमान में है दोस्तों वह द्रौपदी मुर्मू है। कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों वह 5 वर्ष का होता है, और इन्हें 5 वर्ष के कार्यकाल का होता है, और 5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से इन्हें दोस्तों तनख्वाह मिलती है दोस्तों। और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों वह जगदीप धनखड़ हैं। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़। उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उन्हें 4 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं। इनकी जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों 35 वर्ष से लेकर अधिकतम आयु 65 वर्ष तक अपने कार्यभार ये संभाले रहते हैं, अपने पद पर आसीन रहते हैं। जो भी 65 वर्ष और 5 वर्ष में जो भी पहले हो जाती है दोस्तों, उसके बाद इन्हें अपने पद से कार्य मुक्त कर दिया जाता है। यानी कि आगे जो चुनाव की प्रक्रिया चलती है, और चुनाव होने के बाद में नए राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है, अगर वही जीत जाते हैं तो वह अपने पद पर दोबारा से शपथ ग्रहण करते हैं दोस्तों। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है कि राज्यसभा को कौन से ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, राज्य सूची
के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। ऑप्शन बी है अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा को ऐसे कौन से अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। बात कर लेते हैं चलो दोनों की, राज्यसभा और लोकसभा की दोस्तों के कौन कौन से अधिकार हैं जो कि राज्यसभा के पास ज़्यादा हैं, लोकसभा के पास कम हैं। दोस्तों राज्यसभा जो है स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। वहीं अगर सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा में कम सीटें होती हैं, 252 सीटें हैं और लोकसभा में 552 सीटें हैं दोस्तों। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है जबकि लोकसभा को भंग कर दिया जाता है दोस्तों। और राज्यसभा के जो 2/3 सदस्य और 1/3 सदस्य का जो रेशो रहता है दोस्तों के हर वर्ष 1/3 सदस्य इसके इस्तीफा देते हैं और 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको दोस्तों बताना है। तो अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्यसभा के पास यह अनन्य अधिकार होता है। बाकी मैं अधिकारों की बात कर चुका हूँ दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है योजना आयोग। ऑप्शन बी कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है दोस्तों वह आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है दोस्तों। फटाफट से इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च संस्था है, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब जो पंचवर्षीय योजनाएं रहीं दोस्तों वह कितनी रहीं, तो कुल मिलाकर 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। और 2012 से लेकर 2017 तक की जो योजना थी दोस्तों वह 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों वह 1951 से 56 तक 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना रही जो कृषि पर आधारित रही। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक रही, वह उद्योग धंधों पर आधारित रही। और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वह 61 से लेकर 66 तक वह फिर से कृषि पर आधारित रही थी। और योजना अवकाश भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो योजना अवकाश जो आता है 1966 से लेकर 1969 तक का जो काल है दोस्तों वह योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन है दोस्तों। कश्मीर का जो शासक है वो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, वह कौन है। ऑप्शन ए है शमसुद्दीन शाह। ऑप्शन बी सिकंदर बुतसिकन। ऑप्शन सी है हैदर शाह। ऑप्शन डी है जैनुल आबदीन। करेक्ट आंसर आपको बताना है दोस्तों। जो कश्मीर का शासक है और कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है कमेंट कर सकते हैं आप दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन इसका करेक्ट आंसर है। जैनुल आबदीन को ही कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। ये जो है जैनुल आबदीन बुत सिकंदर बुतसिकन के पुत्र थे दोस्तों यह जैनुल आबदीन। और इनका जो कार्यकाल था 1423 से लेकर 1474 तक का इनका शासनकाल रहा है दोस्तों। कितना रहा है, 1423 से लेकर 1474 तक का इनका शासनकाल रहा है। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है मेघालय। ऑप्शन बी केरल। ऑप्शन सी हरियाणा। ऑप्शन डी गोवा। 4 ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, 4 में से एक ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, मेघालय में, केरल में, हरियाणा में और गोवा में। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में समान नागरिक संहिता
लागू है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था दोस्तों, वह आपको बताना है। ऑप्शन ए है जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य पंचम, सोमेश्वर द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था दोस्तों। और इस चालुक्य वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों, वह पुलकेशिन प्रथम ने की थी। किसने की थी? पुलकेशिन प्रथम ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। और यह स्थापना कर्नाटक में की थी। और कर्नाटक में कब की थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों 535 ईस्वी में, 535 ईस्वी में कर्नाटक में चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी। चलते तो सब सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शासक था दोस्तों चालुक्य वंश का, वह पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? तो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, वह कर का भुगतान सबसे अधिक करता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र। चार में से करेक्ट आंसर है दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र जो है वह भारत में सबसे अधिक कर का भुगतान करता है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों को सुतानाती, कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था। कौन था दोस्तों मुगल सूबेदार? आपको बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, शाह शुजा, ऑप्शन बी इब्राहिम खान, ऑप्शन सी शाइस्ता खान, ऑप्शन डी अजीम उस शान। चार ऑप्शन है दोस्तों, चार में से एक करेक्ट आंसर है। फटाफट से आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है अजीम उस शान। अजीम उस शान जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों को सुतानाती, कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था। इसने क्या काम किया था दोस्तों, अंग्रेजों के लिए 3 गांव खरीदने की मंजूरी दे दी थी, अनुमति दे दी थी। और यह मुगल सूबेदार था अजीम उस शान, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी, क्या थी दोस्तों वह जागीर, जिसके प्रबंधक के रूप में शेर शाह के पिता हसन खान ने शेर शाह को नियुक्त किया था। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, ऑप्शन ए सहसराम यानी सासाराम, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी ख्वासपुर। खवासपुर, हाजीपुर, पटना और सासाराम, चार में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है दोस्तों। फटाफट से आप कमेंट भी कर सकते हैं, जल्दी फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है सहसराम या सासाराम। कभी भूलिएगा नहीं, सहसराम और सासाराम दोनों एक ही जगह के नाम हैं। यह सासाराम जो है बिहार का एक शहर है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। कौन सा तीसरा सबसे बड़ा राज्य है? और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों 12वां सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और बिहार की जो राजधानी है दोस्तों वह पटना है। कौन सी है दोस्तों? पटना। बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार हैं। और बिहार के जो राज्यपाल हैं दोस्तों वह फागू चौहान हैं। राज्यसभा में इसका प्रतिनिधित्व 16 सीटों से रहता है दोस्तों। कितनी सीटों से रहता है? 16 सीटों से। और लोकसभा में दोस्तों इसकी 40 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है ये दोस्तों इसके फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शंस दे रखे हैं 1874, 1860, 1865, 1870। चार ऑप्शन है दोस्तों, चार में से करेक्ट आंसर 1874, 1860, 1865 ईस्वी, 1870। कौन सा करेक्ट आंसर है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है 1874, ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट आंसर है। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो वह 1874 में हुआ था। और यह किसने किया था? ये इसके नायक कौन थे दोस्तों? तो भागीरथ माझी। कौन थे दोस्तों? भागीरथ भागीरथ माझी
माझी, इसके जो नायक थे दोस्तों वह भागीरथ माझी थे। यह झारखंड के संथाल परगना में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आता है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने से के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी। ऑप्शंस दे रखे हैं। एक कृत्य अविधि मान्य होगा, यह कृत्य अविधि मान्य होगा। ऑप्शन बी है यह कृत्य विधि मान्य होगा। ऑप्शन सी है उन कृत्यों की पुष्टि उसके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ए बी सी डी कौन सा आंसर एकदम करेक्ट है? तो दोस्तों इसका बी आंसर एकदम करेक्ट है, यह कृत्य विधि मान्य होंगे। ये आपको क्वेश्चन थे दोस्तों टॉप 20। इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले अगले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे से बना सकें। दोस्तों यदि आप मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स और अच्छे मेथड के थ्रू मैथ आपका तैयार कराया जाता है, बिल्कुल बेसिक से उसको समझाया जाता है। तो दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये सेशन केवल एसएससी जीडी के लिए ही नहीं अपितु केवीएस, सुपरटेट, रेलवे, पुलिस, एनटीपीसी, एसएससी जीडी और एसएससी एसआई, यूपीएसआई आदि सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।